हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संदीप और आज हम शुरू कर रहे हैं वेन डायग्राम के सेकंड पार्ट को। तो वेन डायग्राम की ऑलरेडी एक वीडियो आ गई है जिसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट किए थे, सेट थ्योरी के बारे में कंसेप्ट किए हैं। और उस वीडियो के बाद ही आप इस वीडियो को देखें। अगर कोई बंदा अगर इसकी क्लास फर्स्ट टाइम लगा रहा है तो इस वीडियो को करने से पहले एक बार पिछली वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बेसिक कंसेप्ट काम में आने वाले हैं वो पिछली वीडियो के ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं फिर अपने। तो पिछली क्लास में हमने यूनियन के बारे में पढ़ा था, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था और वहां पर आपको एक ये फॉर्मूला करवाया गया था कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने ये फॉर्मूला किया था और ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आने वाला है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आज के इसी फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे। तो यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो अगर किसी ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है या फिर यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में नहीं पता है तो वेन डायग्राम के अपने फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें एक बार। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स। शेडेड रीजन पूछा है, कौन से किसको बताएगा। तो जो पोर्शन आपका यहाँ पर शेड किया गया है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हमने नाम दिया था ओनली ए। मतलब ये कौन सा पोर्शन है, ये ओनली ए वाला है। और ओनली ए को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ए माइनस बी से भी लिखा गया था, क्योंकि एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन, यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां क्या था, ए कंप्लीट था पूरा और हमारे से पूछा गया ये सिर्फ शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी, ये शेडेड पोर्शन को बता रहा है। तो अगर इसी एन ऑफ ए माइनस बी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से लिखना हो तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे ए में से आप इस कॉमन पोर्शन को माइनस कर दो, आपको ये पोर्शन मिल जाएगा ओनली ए वाला। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। और इसी को आप ये भी लिख सकते थे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। ये भी इसी को ही लिखा जाएगा कि ये जो पोर्शन है वो ए के तो अंदर है एंड बी के बाहर है, क्योंकि बार क्या बताता है, कॉम्प्लीमेंट्री को बताता है। तो ए के तो अंदर हो गया और बी के ये पोर्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो यहां मेरा अब सेकंड क्वेश्चन है कि शेडेड पोर्शन इन दी फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स। अब ये जो शेडेड पोर्शन है पूरा ये बताना है किसको बताएगा, ये जितना भी पोर्शन हमारा शेडेड है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो ए के तो अंदर आ रहा है, ए के तो अंदर आ रहा है, मतलब ए के साथ क्या लगाएंगे, यूनियन। क्योंकि अगर ए का इंटरसेक्शन लगाएं तो ए के साथ किसी के कॉमन एरिया को बताएगा, लेकिन यहां ओनली ए वाला एरिया भी शेडेड है। तो हम बोलेंगे ए के साथ यूनियन आएगा। तो ए के साथ यूनियन आएगा तो इन दोनों को तो छोड़ ही दो, ए को भी छोड़ दो, सी को भी छोड़ दो और डी को भी छोड़ दो यहां पर। ठीक है भाई, सी को भी छोड़ दो और डी को भी छोड़ दो। अब रह गया बात बी यूनियन सी आएगा या बी इंटरसेक्शन सी आएगा। ये हमें चेक करना है कि बी का सी के साथ यूनियन आएगा या बी का सी के साथ इंटरसेक्शन आएगा। अगर बी का सी के साथ यूनियन आता तो ये पूरा पोर्शन ये भी शेड होना था, ये भी शेड होना था और ये भी होने थे। और उसका जब मैं ए के साथ यूनियन करता तो पूरा का पूरा पोर्शन हमारा शेड हो जाता। तो ये क्वेश्चन ये भी आपका गलत हो गया। तो बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन, जिस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। अब ए कैसे सही है, बी और सी का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो ये बीच वाला पोर्शन जो है इतना इतना, ये बी और सी का इंटरसेक्शन है, ये पोर्शन बी और सी का इंटरसेक्शन है। और इसका यूनियन करना है पूरे ए के साथ। तो ये पूरा ए था, इसके साथ यूनियन करेंगे तो ये इतना इतना पोर्शन आपका शेडेड हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा फर्स्ट ऑप्शन अपने पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर कहता है ये पोर्शन बताओ किसका बताएगा, शेडेड पोर्शन। तो हम देख रहे हैं कि ये पोर्शन जो ए के तो अंदर है लेकिन बी एंड सी के बाहर है, बी और सी दोनों के बाहर है। तो ए के वो एलिमेंट जो बी और सी में नहीं है, मतलब ना ही बी में है और ना ही सी में है, ए के वो एलिमेंट।
ए के वो एलिमेंट जो किस में नहीं है, ना ही बी में है और ना ही सी में है। अब यहां पर यूनियन ले या इंटरसेक्शन ले, तो हम यहां पर यूनियन लेंगे, क्योंकि बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। ये सारे पोर्शन जो है ये बी यूनियन सी को बताएंगे। तो ए में से ये कॉमन पोर्शन माइनस कर दो, तो जो ये शेडेड पोर्शन बचा इसका आंसर आपके पास आएगा ए माइनस बी यूनियन सी। और ए माइनस बी यूनियन सी मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने एक तो ये फॉर्मूला गौर से देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी वाला जो फॉर्मूला था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और दूसरी बात ये जो क्वेश्चन अपने करेंगे इनके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। सभी का वेन डायग्राम कैसा होगा वो आपको जरूर बनाना आना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या बोला गया है, एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17, मतलब x के अंदर कितना आएगा, 17 आएगा, और x की जगह यहां पर मेरे पास a था तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 17। अगले टाइप के एलिमेंट जो है वो 23 है, तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। फिर उसने बोला है कि x यूनियन y जो है 38 है, मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 38 है। तो इसकी वैल्यू मेरे से पूछी गई है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसको आप एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई भी कह सकते हो। तो यहां पर ये आ जाएगा 38 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास 40 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहां से जो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ जाएगी 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2। अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो हमने ये क्वेश्चन सीधा फॉर्मूले से कर लिया कि फॉर्मूला हमारे सामने था, उसके अंदर वैल्यू पुट करी। अब वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, एक सर्कल एक्स का बनाना है और एक सर्कल जो है वाई का बनाना है। एक सर्कल एक्स का है आपका, एक सर्कल वाई का है। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। उसने बोला है कि एक्स के अंदर टोटल 17 आने चाहिए, एक्स के अंदर टोटल 17 एलिमेंट है और वाई के अंदर टोटल आपके पास कितने हैं, 23। मतलब ये जो पूरा एक्स वाला सर्कल है, ये पूरा जो सर्कल है इसके अंदर 17 आएंगे, और ये पूरा जो सर्कल है इसके अंदर 23 आएंगे। तो जब कभी भी वेन डायग्राम बने, आपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहीं से शुरू करना है, कॉमन पोर्शन से स्टार्ट करना है, जो पोर्शन कॉमन है। तो कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर तो आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है क्वेश्चन में, कहीं पर कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर दो सर्कल बनते हो और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हो, तब आपने क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा इसी जगह से करनी है, दोनों के कॉमन पोर्शन से करनी है, कि जो दोनों के इंटरसेक्शन दिया होगा वो आपने यहां पर पुट कर देना है और क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। लेकिन अगर ये पोर्शन नहीं दिया, ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया, तो आपको ये ए इंटरसेक्शन बी लेट करना पड़ेगा और ये आप एक्स मान लोगे। तो ए वाले सर्कल में टोटल 17 आना चाहिए था, ए वाले सर्कल में टोटल 17 आना चाहिए था, उसमें से ये जो एक्स माइनस कर देंगे तो यहां 17 माइनस एक्स आएगा। और वाई वाले सर्कल में पूरे के अंदर आपके पास 23 आना चाहिए था, और उसमें से स्मॉल एक्स को माइनस कर देंगे तो ये 23 माइनस स्मॉल एक्स आ जाएगा। अब तीनों पोर्शन मिलकर यूनियन को बताते हैं, तो इन तीनों का सम जो है वो आप यूनियन के इक्वल कर देंगे, 17 माइनस एक्स प्लस 23 माइनस एक्स, और इन तीनों का जो सम है वो 38 के इक्वल है। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो x की वैल्यू आपके पास दोबारा कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहां से आ रही है 2 आ रही है, तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 2, और इसी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इन सभी बातों से नतीजा ये निकला कि अगर क्वेश्चन के अंदर कभी भी a इंटरसेक्शन b पूछा जाए, अगर a इंटरसेक्शन b पूछा जाए, या फिर बोल दो कि a इंटरसेक्शन b नहीं दिया, तब हमेशा आपने इस फॉर्मूले के ऊपर जाना है, तब क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करने की ट्राई करनी है। लेकिन इसके अलावा कभी भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है, अगर a इंटरसेक्शन b आपको गिवन है ना, तो हमेशा आपने क्वेश्चन वेन डायग्राम से करना है, क्वेश्चन जल्दी होगा।
अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है या फिर नहीं दिया हुआ, तब आपने फॉर्मूले को प्रेफरेंस देनी है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है, तब आपने वेन डायग्राम को प्रेफरेंस देनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, तो n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये मेरे पास फॉर्मूला था। तो यहां पर इंटरसेक्शन पूछा गया है, इंटरसेक्शन पूछा गया है, इसकी जगह 18 पुट कर दो, इसकी जगह 8 पुट कर दो, और इसकी जगह कितना दिया गया है, सॉरी यहां 18 आएगा और इसकी जगह आएगा, x की जगह पर आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, और y की जगह आपके पास आ जाएगा 15, और माइनस में आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। और जब आप इसको सोल्व करते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 23 में से 18 को माइनस कर दो और आपका आंसर हो जाएगा 5 क्वेश्चन। तो ये जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 23। एक बार वीडियो को यहीं रोककर क्वेश्चन को देख लें, नोट कर लें, फिर अपने अगली वीडियो पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल, लो भी टोटल पीपल कितने अपने पास 400, 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का। ये पहला सर्कल है हिंदी वालों का है, पहला सर्कल है हिंदी वालों का, और बंदे कितने हिंदी वाले 250। और ये दूसरा सर्कल किसका है, दूसरा सर्कल आपका इंग्लिश वालों का है, और इंग्लिश वाले बंदे कितने यहां पर आपके पास 200 है, और 400 टोटल जने हैं, टोटल 400 टोटल है। तो जब भी टोटल बंदे दिए होते हैं ना, आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो आपकी किसको बताएगी, यूनिवर्सल सेट को बताएगी। टोटल स्ट्रेंथ होती है वो किसको बताती है, यूनिवर्सल सेट को। और यूनिवर्सल सेट हमेशा इसके बाहर लगाया गया एक क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर टोटल आपको 400 बंदे पूरे करने हैं, टोटल 400 जने हैं। अब 250 हिंदी वाले हैं, 200 इंग्लिश वाले हैं। यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई कि कोई भी बंदा हिंदी भी नहीं पढ़ता इंग्लिश भी नहीं पढ़ता, ऐसा कोई है, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ता। मतलब यहां पर ऐसे बंदे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट को जरूर पढ़ते हैं, चाहे हिंदी पढ़े चाहे इंग्लिश पढ़े। तो ये वो सर्कल है जो बंदे हिंदी पढ़ते हैं, और ये वो सर्कल है जो बंदे इंग्लिश पढ़ते हैं। और दोनों से ये जो बाहर का पोर्शन बचा, ये वो बंदे हैं जो ना ही हिंदी पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ऐसी कोई क्वेश्चन में बात नहीं दी गई। मतलब इस पोर्शन के अंदर जो बंदे आएंगे कितने हैं, 0 है, यहां पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो मतलब ये हो गया कि टोटल 400 जने थे जो रेक्टेंगल के अंदर आ रहे थे, वो सर्कल्स के अंदर आ जाएंगे 400, क्योंकि यहां पर तो 0 है, यहां पर पूरे के अंदर 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है हमारे पास, ये जो इतना इतना पोर्शन है, मैं यहां से अगर शुरू करूं, ये इतना इतना जो पोर्शन है ये ए यूनियन बी को बताता है, ये सारा ए यूनियन बी को बताता है। तो पूरे के अंदर 400 जने थे, और यहां पर अगर 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ए यूनियन बी के अंदर ही 400 जने हैं। तो यहां पर इसके अंदर टोटल आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 400, और यहां पर एन ऑफ ए आपको दे रखा है 250। ए यहां पर हिंदी है और बी यहां पर इंग्लिश है, बी यहां पर इंग्लिश है, और एन ऑफ बी आपको दे रखा है 200। फॉर्मूला वही है सेम, एन ऑफ ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 400 इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहां से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 50। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 50 बंदे ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस के अंदर 21 एलिमेंट है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 21 है, T हैज 32 एलिमेंट, N ऑफ T इज इक्वल टू 32 एलिमेंट है, और S ऑफ U, S ऑफ N ऑफ S यूनियन T, इसकी वैल्यू आपको 11 दे रखी है, और हाउ मेनी स्टूडेंट डज S
इंटरसेक्शन टी है। सेम फॉर्मूला एस ऑफ एस इंटरसेक्शन टी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि यूनियन को पहले लिखो, यूनियन को पहले लिख दो। यूनियन इज इक्वल टू पहले के एलिमेंट प्लस दूसरे के एलिमेंट माइनस दोनों के कॉमन एलिमेंट। कॉमन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी। और यहां से अगर आप इसको सोल्व करते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएंगे 53 माइनस 11, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42। इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एस इंटरसेक्शन टी के अंदर कितने बंदे आ गए? 42 आ गए। एक बार चेक कर लेता हूं कुछ गड़बड़ ना होगी हो। If S and T are two sets such that S has 21 element, T has 32 element and S union T has 11 element, ये बात मुझे गलत लग रही है यहां पर, ये गलत हो गया भाई, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि S यूनियन T के अंदर जो एलिमेंट होंगे ना वो कभी भी इनसे कम नहीं होंगे। यूनियन के अंदर वैल्यू हमेशा 21 से और 32 से ज्यादा ही आएगी। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट ही समझना है। इस 11 की जगह पर आप 41 कर लो, इस 11 की जगह पर 41 कर लो, यहां पर भी 41 कर देना, यहां पर 41 कर देना। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर भी 41 आ जाएगा आपके पास, और यहां पर भी आपके पास 41 आ जाएगा। तो ये 53 माइनस 41, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। इस क्वेश्चन का आंसर है 12 आंसर आ जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एस यूनियन टी की वैल्यू आएगी 41 आएगी। क्योंकि देखो एस के अंदर 21 एलिमेंट है, टी के अंदर 32 एलिमेंट है, और जब मैं दोनों के कंबाइन एलिमेंट करूंगा तो 21 या 32 से तो ज्यादा ही आएगा। तो यहां 11 लिखना गलत है। अगर आप इस क्वेश्चन में और कोई चेंज चाहते हो तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा लेना चाहे, और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लगा लेना, तब वहां पर 11 पड़े रहने देना, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि अगर आप यहां पर 11 को चेंज नहीं करना चाहते, 11 को 41 नहीं करना चाहते, तब यहां पर इंटरसेक्शन लगा लो और यहां पर यूनियन लगा लेना, तब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने करेक्शन बताए हैं एक बार उसको कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कहता है x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट, n ऑफ x इज इक्वल टू 40 है आपके पास, n ऑफ x यूनियन y इसकी वैल्यू आपके पास है 60, और n ऑफ x इंटरसेक्शन y इसकी वैल्यू है 10, और पूछा गया है n ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो फिर फॉर्मूला वही है, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। और अगर आप इसको उठाकर इधर लेके आते हो तो आप देखोगे n ऑफ a यूनियन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है n ऑफ a प्लस n ऑफ b के इक्वल। ये क्वेश्चन वाले ने 60 दे रखा है, ये आपको 10 दे रखा है, और इसकी वैल्यू 40 दे रखी है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 70 माइनस 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 30। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 30 आ रहा है। अब अगर इसी क्वेश्चन को अपने वेन डायग्राम से देखें, क्योंकि आपको यहां पर यूनियन दे रखा है, और थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्वेश्चन में जब भी इंटरसेक्शन दे रखा है, कि क्वेश्चन में जब भी इंटरसेक्शन दिया हो आप क्वेश्चन वेन डायग्राम से करेंगे, जरूर करेंगे। तो ये x था, ये y था, x इंटरसेक्शन y 10 है, तो मैंने दोनों का जो कॉमन पोर्शन था वहां पर 10 लिख दिया। ठीक है, अभी वहां पर 10 लिख दिया। अब पूरे x के अंदर 40 एलिमेंट आने चाहिए थे, पूरे x के अंदर 40 एलिमेंट आने चाहिए थे। तो पूरे x में 40 आने चाहिए थे, 10 तो ऑलरेडी आ ही गए, तो पीछे कितने बचे? 30 बच गए। ये तो पूरा हिसाब हो गया x का। फिर कहता है कि दोनों के यूनियन में 60 एलिमेंट आने चाहिए, मतलब तीनों पोर्शन में मिलाकर 60 बंदे बनने चाहिए तीनों में मिला के। तो 40 तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहां पर आपके पास कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि y वाले सर्कल में टोटल कितने बंदे हैं? तो ये जो आपका पूरा y वाला सर्कल है उसमें कितने जने हो गए? 30 हो गए, और वही हमारे पास इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30। इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू काइंड, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? मतलब वही आपको n ऑफ a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या था? n ऑफ a यूनियन b
इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहां से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है, इन दोनों को ऐड करें 89 हो गया, और 89 में से 70 को माइनस कर दो और आपके पास आंसर जो आएगा 19 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन थे, काफी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर और चलते हैं, ये शायद या तो लास्ट होगा इस टाइप का या फिर इस टाइप का सेकंड लास्ट होगा, उसके बाद अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस पर चलेंगे। कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, लॉबी टोटल 65 पीपल है, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। लॉबी बोथ दिया है तो मैं हमेशा वेन डायग्राम के ऊपर जाऊंगा, बोथ दिया है तो हमेशा मैं वेन डायग्राम के ऊपर जाऊंगा। तो ये मेरे पास क्रिकेट है और ये मेरे पास टेनिस है, ये मेरे पास टेनिस है। तो यहां पर बोथ वाले दिए हैं कि 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो दोनों के कॉमन पोर्शन में आपने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। फिर बोला 40 लाइक क्रिकेट, 40 बंदे ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, मतलब क्रिकेट वाले सर्कल में 40 आएगा। तो क्रिकेट वाले सर्कल में 10 ऑलरेडी आ ही गया है, तो बचा पीछे कितना है 30। उसके बाद मैं चलता हूं टोटल की ओर। तो यहां पर क्या बोला गया कि 65 बंदे ऐसे हैं, 65 बंदे ऐसे हैं जो टोटल हैं। तो क्रिकेट और टेनिस में मिलाकर टोटल बंदे 65 बनने चाहिए। तो यहां पर इन तीन पोर्शन में मिलकर अगर 65 बनने चाहिए और 40 अगर यहां पर आ गए तो टेनिस वाले पोर्शन में कितने बचेंगे, पीछे 25 बच जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, और टेनिस ओनली पूछा गया तो इतने इतने का जो आंसर हो जाएगा टेनिस ओनली का आंसर हो जाएगा 25, कि 25 बंदे ऐसे हैं जो ओनली टेनिस पसंद करते हैं। एंड नॉट क्रिकेट, एक ही बात है, जो टेनिस पसंद करते हैं और नॉट क्रिकेट। तो अगर ये नॉट क्रिकेट यहां पर ना भी लिखा होता तब भी आंसर 25 था, और अगर यहां पर ओनली वर्ड छोड़ के लाइक टेनिस एंड नॉट क्रिकेट बोला होता तब भी आंसर 25 है। और तब अगर ये पूरा दिया होता तब ओनली लिखा है, चाहे नहीं लिखा कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये बात नहीं लिखी गई और ओनली टेनिस बोला है तब भी आपका आंसर 25 रहेगा। फिर क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, कि टेनिस कितने जने पसंद करते हैं। तो इस पूरा पोर्शन को आपको कवर कर लो, और टेनिस को पसंद करने वाले बंदे कितने हो गए, 35 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे पास 7th क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, लो भी फ्रेंच वाले हैं 50, तो ये सर्कल हो गया फ्रेंच का, और फ्रेंच के अंदर आएंगे 50। 20 स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। लो भी 10 बंदे ऐसे हैं जो स्पेनिश और आपकी दूसरी है फ्रेंच, दोनों को बोलते हैं। तो फ्रेंच बोलने वाले टोटल 50 थे, 10 आपने ऑलरेडी लिख दिए, तो पीछे कितने बचे 40। उसके बाद चलते हैं स्पेनिश की ओर। आगे क्या बोला है, कहता है 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है, 20 स्पीक स्पेनिश। तो ये आपके पास स्पेनिश के अंदर कितना आएगा 20 आना चाहिए, और 20 में से 10 को माइनस कर दो तो स्पेनिश वाले आपके पास बचेंगे 10 बचेंगे। तो ये टोटल आपके पास 60 बंदे थे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहता है कि 10 बोथ स्पीक स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, कि ऐसे कितने बंदे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज जरूर जानते हैं। तो ये 40 हो गए, ये 10 हो गए और 60 हो गए। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा 60 हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है सीडीएस 2019 के फर्स्ट पेपर का है, और यही वेन डायग्राम क्वेश्चन के ऊपर है। हालांकि सीडीएस में भी हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन, सीडीएस में तो क्वेश्चन आते ही आता है, वेन डायग्राम के ऊपर जरूर क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन सीएपीएफ के अंदर सबसे ज्यादा जो चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के वो वेन डायग्राम से रहते हैं। बाकी चैप्टर में से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन वेन डायग्राम से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। कहता है इन एन एग्जामिनेशन 52% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश। लो भी ये जो सर्कल है ना ये इंग्लिश वालों का है, और इंग्लिश वाले भी कौन से, जो फेल हुए हैं। इंग्लिश वाले भी कौन से, जो फेल हुए हैं। और इंग्लिश में फेल होने वाले बंदे कितने हैं 52%। 42% फेल इन मैथमेटिक्स। ये जो मैथ का सर्कल है, ये सर्कल मैंने ले लिया मैथ के अंदर फेल होने वालों का, और मैथ्स में फेल होने वाले बंदे जो हैं वो 42% है। और 17% फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट, ये 17% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो इंग्लिश के अंदर फेल होने वाले 52 थे, 17 हमने ऑलरेडी लिख दिया, तो पीछे 35% बचा।
मैथ्स के अंदर टोटल 42 आना चाहिए था, 17 ऑलरेडी लिख दिया, तो पीछे कितने बचे? 25% बचे। और अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो फेल वालों का आएगा कि ऐसे कितने बंदे हैं जो फेल हुए हैं। तो टोटल फेल होने वाले बंदे कितने हो गए? टोटल फेल होने वाले बंदे आपके पास हो गए 35 प्लस 17 प्लस 25, तो आपके पास आ जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा 60, 70 और 77। आपके पास आ जाएगा 77% बंदे ऐसे हैं जो फेल जरूर हुए हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में हुए हों चाहे दो सब्जेक्ट में हुए हों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है देन व्हाट परसेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। लो भी, अगर 77% बंदे फेल हो गए हैं तो पीछे कितने परसेंट बंदे पास हो गए? 100 में से इसको माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 23% इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर पूछा जाता है ऐसे कितने बंदे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तब आपके पास आंसर आना था 77%। ठीक है, 77% तब आंसर आना था, और उस केस में आप इन तीनों को ऐड कर देते। अगर पूछा जाता है ऐसे कितने बंदे हैं जो एग्जैक्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो आपका आंसर ये 25 आना था और आपका आंसर ये 35 आना था और टोटल आंसर आपका 60 हो जाना था। अगर पूछा जाता है ऐसे कितने बंदे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तब तो आंसर 77 है। और अगर पूछा जाए ऐसे कितने बंदे हैं जो एग्जैक्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तब आपका आंसर 35 और 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा उस केस में। चलो, ये था हमारे पास दो वेन डायग्राम के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन जो थे दो वेन डायग्राम के थे। अब हम तीन तीन वेन डायग्राम के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और जब भी तीन वेन डायग्राम का क्वेश्चन आए, आपने डायग्राम हमेशा इस तरीके से बनाना है कि तीन जने होंगे, तीन वेन डायग्राम बनेंगे इस तरीके से, तीन सर्कल एक दूसरे को कट करेंगे, तीन सर्कल एक दूसरे को कट करेंगे। ये ए होगा, ये बी होगा और ये आपके पास क्या होगा? सी होगा। तीन वेन डायग्राम। चलो करते हैं शुरू। कहता है एवरी स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब हर बंदा कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता है, तो इन सर्कल्स के बाहर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन सर्कल के बाहर कुछ नहीं है, जो भी है सर्कल के अंदर है। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपके पास मैथ्स, इसको मैंने मैथ्स बोल दिया ए को। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसको मैंने इंग्लिश बोल दिया। और तीसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो कॉमर्स का सी पढ़ाइए। अब क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपने क्या ट्राई करनी है? तीनों का कॉमन पोर्शन देखने की ट्राई करनी है। कैसे कितने बंदे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं? तो उसने बोला 14 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, तो इस मैथ्स वाले पूरे सर्कल के अंदर 14 आएगा, मैथ्स वाले पूरे सर्कल के अंदर 14 आएगा। एंड 2 कॉमर्स, 14 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड 2 कॉमर्स, और कॉमर्स वाले पूरे सर्कल के अंदर 2 आएगा। एंड 24 इंग्लिश, और इंग्लिश वाले पूरे सर्कल के अंदर कितना आएगा? 24 आएगा इंग्लिश वाले पूरे सर्कल के अंदर। ठीक है। 3 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स, तीन बंदे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स पढ़ते हैं। तीन बंदे ऐसे हैं जो मैथ्स एंड कॉमर्स पढ़ते हैं। तो मैथ्स कॉमर्स वाले कुल ही 2 बंदे थे, मैथ्स वाले 14 हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, वो मैं 1 मिनट रुकना, मैं अभी करेक्शन देखता हूं क्या है। हाँ, तो यहां करेक्शन कुछ ऐसी है कि 2 की जगह पर भी 20 आएगा। थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां 2 की जगह पर 20 आएगा, यहां 20 कर दो। ठीक है, अब सही है। 24 इंग्लिश वाले हैं। 3 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स, मैथ्स और कॉमर्स के पोर्शन में मिलाकर टोटल 3 स्टूडेंट बनेंगे। मतलब इन दोनों में मिलाकर, क्योंकि ये पोर्शन भी मैथ और कॉमर्स में है और ये भी मैथ और कॉमर्स में है, तो इन दोनों में मिलाकर आपके पास 3 स्टूडेंट बनेंगे। और 2 इंग्लिश एंड कॉमर्स, तो इंग्लिश और कॉमर्स का जो कॉमन पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों में मिला के आपके पास 2 स्टूडेंट बनेंगे। एंड देयर इज नो स्टूडेंट हु स्टडी ऑल दी 3 सब्जेक्ट। लो भी, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाला कोई बंदा नहीं है, तो यहां 0 कर दो। ये पोर्शन 0 हो गया, और इसके अंदर हमने 3 बोला था, तो 3 में से यहां 0 गया, तो यहां क्या आ जाएगा? 3 का 3 आ जाएगा। फिर हमने इन दोनों में मिलाकर 2 बोला था, इसमें अगर 0 गए तो इसमें कितने बचे? पीछे 2 बच गए। तो ठीक है, इस पूरे सर्कल में 20 आना चाहिए था, 5 ऑलरेडी आ गया, तो पीछे कितना बचा? 15 बच गया। अब यहां का एक बार नहीं पता हमें कि मैथ और इंग्लिश के बारे में क्या बोला गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स बट नॉट कॉमर्स, वो बंदे बताओ जो मैथ्स के अंदर तो है लेकिन कॉमर्स के अंदर नहीं है।
तो टोटल मैथ्स के अंदर बंदे थे 14 और कॉमर्स के अंदर नहीं है, मतलब इनको इग्नोर करना है, इनको छोड़ देना है। तो टोटल 14 में से ये 3 बंदे माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है, आपको ये शेडेड पोर्शन पूछा है, ये वाला शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन के बारे में आपको बताना था। तो पूरा सर्कल 14 का है, उसमें से 3 माइनस कर दो तो शेडेड पोर्शन आपके पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर 11 है, तो हमने करेक्शन क्या किया था, यहां 20 आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके का है। कहता है इन ए सर्वे ऑफ 250 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 150 प्ले क्रिकेट, फिर बास्केटबॉल और फिर फुटबॉल है। मतलब 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे। ये मेरा पहला सर्कल है, ये मेरा दूसरा सर्कल है और ये मेरे पास तीसरा सर्कल है। ठीक है, टोटल 250 स्टूडेंट है। इट वाज फाउंड दैट 150 प्ले क्रिकेट, तो ये क्रिकेट वाले हो गए 150, 100 हो गए बास्केटबॉल वाले, बास्केटबॉल वाले हो गए 100। उसके बाद है 120 है फुटबॉल वाली, और फुटबॉल वाले हमारे पास हो गए 120। तो ये सर्कल क्रिकेट का है, ये सर्कल बास्केटबॉल का है और ये सर्कल मेरे पास फुटबॉल का है। आगे क्या बोला है, 30 ऑफ देम प्ले बोथ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। 30 जने ऐसे हैं जो बास्केटबॉल और फुटबॉल इन दोनों के कॉमन पोर्शन में आएंगे, मतलब इसमें और इसमें मिलाकर 30 आएंगे। 50 प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल के अंदर टोटल आपके पास यहां क्या आएंगे, 50 आ जाएंगे। और 60 प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल में मिला के आपके पास 60 आएंगे। तो क्रिकेट और बास्केटबॉल में मिला के 60 आएंगे। क्रिकेट और फुटबॉल में मिलाकर, सॉरी, क्रिकेट और फुटबॉल में मिलाकर आपके पास इन दोनों जगह 60 बनेंगे और क्रिकेट और बास्केटबॉल में मिला के आपके पास 50 बनेंगे। और 30 बंदे ऐसे हैं जो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों में हैं। मतलब कुल मिला के बात यह हुई कि मुझे इनके कॉमन पोर्शन के बारे में नहीं पता। और वेन डायग्राम हम कब करते हैं, जब हमारे पास उसके कॉमन पोर्शन के बारे में कुछ आइडिया हो, कुछ दिया हुआ। और जब कॉमन पोर्शन ना दिया हो, सभी का इंटरसेक्शन ना दिया हो, हम सीधे फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। और 3 वेन डायग्राम के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है, इस फॉर्मूले को नोट कर लें। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस लगा देना एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कुछ इस तरीके से हो जाएगा इस पूरे का। ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होगा, ए बी सी को तो आपस में पहले ऐड करो, फिर दो के इंटरसेक्शन लेकर उनको माइनस कर दो और फिर लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस कर दो, लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस कर दो। ठीक है, अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। उसने बोला इन ए सर्वे ऑफ 250 स्टूडेंट, तो लो भी यहां पर टोटल बंदे आपके पास कितने हो गए, 250 हो गए। इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो 150 प्लस 100 250 और 120 ये हो गया 370। तो इन तीनों का सम आपके पास हो गया 370 माइनस ए इंटरसेक्शन बी को भी माइनस करो, बी इंटरसेक्शन सी को भी माइनस करो और ए इंटरसेक्शन सी को भी माइनस करो। तो 60 और 50 110 और ये 30 आपके पास हो गया 140। तो इसमें से माइनस कर दो 140। तो यहां पर आपके पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है, ये हो गया आपके पास 250, ये हो गया 230 और ये 230 जब उधर जाके माइनस हो जाएगा तो इस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 आ जाएगा। तो उसने बोला द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल दी 3 सब्जेक्ट, तो ऑल दी 3 सब्जेक्ट वाले बंदे आपके पास कितने हो गए, 20 हो गए। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 5 स्टूडेंट प्ले नन ऑफ दी, if 5 student play none of the 3 sports then number of student who play at least 2 subject। अगर 5 बंदे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, मतलब इन सभी के बाहर क्या आएगा, अगर 5 आता है, तीनों सर्कल से बाहर अगर 5 आता है तब क्या होगा। अब देखो भी टोटल 250 बंदे थे, उसमें से 5 कुछ नहीं खेलते तो पीछे कितने बचेंगे, 245। तो ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू होगी ना, उसकी जगह आपको 245 रखना पड़ेगा।
तो क्या बनेगा 245 इज इक्वल टू इन तीनों का सम, वो तो 370 ही रहेगा, वो तो 370 ही रहेगा, ठीक है, माइनस इन तीनों का सम, वो भी आपके पास 140 ही रहेगा, वो भी आपके पास 140 ही रहेगा, और प्लस तीनों का कॉमन पोर्शन ये वाला, और उसको मैंने एक बार क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहां से आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये बन गया 510, और 5 सॉरी इसमें से इसको माइनस किया तो ये बन गया 230, और ये 230 जब 240 में से माइनस करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 15 लाने के बाद क्या होगा, x की वैल्यू 15 आने के बाद क्या होगा, 15 तो आएगा यहां इस कॉमन पोर्शन में आएगा 15। फिर उसने बोला है कि 30 ऑफ देम प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तो ये जो बास्केटबॉल और फुटबॉल का पोर्शन है ना, इन दोनों मिलाकर 30 आने चाहिए, तो 15 तो ऑलरेडी आ ही गए हैं, तो पीछे मेरे पास 15 बचेंगे। फिर उसने बोला 50 प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, अब क्रिकेट और बास्केटबॉल में टोटल 50 आने चाहिए, 15 ऑलरेडी आ ही गए हैं, बचे पीछे 35। फिर बोला है क्रिकेट और फुटबॉल में 60 आने चाहिए, तो क्रिकेट और फुटबॉल में टोटल 60 आने चाहिए कॉमन पोर्शन में, 15 ऑलरेडी आ ही गए हैं, तो पीछे मेरे पास बच गए 45। अब देखो भाई, फुटबॉल वाला सर्कल कहता है कि टोटल इसके अंदर 120 बनना चाहिए, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 15 15 30 और ये 75 बन गया, तो पीछे कितना बच गया, पीछे मेरे पास बच गया 45। क्रिकेट वाला सर्कल कहता है इस सर्कल में 150 आना चाहिए, ये बन गया मेरे पास 95, और 150 में से 95 माइनस करूंगा, ये मेरे पास 55 आ जाएगा। फिर मैं देखता हूं इस पूरे सर्कल में 65 बनना चाहिए, पूरे सर्कल के अंदर 100 बनना चाहिए, और 65 ऑलरेडी बन गया है, तो पीछे कितना बचा, 35 बच गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, नन ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एट लीस्ट 2 स्पोर्ट्स, ऐसे कितने बंदे हैं जो एट लीस्ट 2 स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास आंसर आएगा वो हम कौन सा पोर्शन बताएंगे, एक तो ये 35 वाला भी होगा, 45 वाला भी होगा, और 15 वाला भी होगा, और तीनों वाला भी होगा, क्योंकि उसने एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स बोले हैं। तो इन चारों पोर्शन को आपस में ऐड कर लो, तो 45 और 35 80, 80 और 30 110। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 110 आ जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा चेक कर लें, पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये सीडीएस 2018 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहता है इन एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th क्लास की बात की गई है, कि 12th क्लास के अंदर 55% स्टूडेंट पास इन बायोलॉजी, तो ये सर्कल मेरा हो गया बायो का, जिसमें कितने बंदे पास हुए हैं, 55%। फिर कहता है 62% पास इन फिजिक्स, ये फिजिक्स है 62% आएगा। 60% पास्ट है किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर 60% है, इसमें 60 आएगा। 25% पास्ट इन फिजिक्स एंड बायो, 30% पास्ट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 20% पास्ट इन बायो एंड केमिस्ट्री, ओनली 2% फेल इन ऑल सब्जेक्ट। लो भाई, टोटल 100% बंदे थे और 2% उसमें से फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं पास होने वाले बंदे आपके पास कितने रहे, पास होने वाले बंदे रह गए 98%। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी जो था ना, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 98% आ जाएगा। तो अब मैं अपना बड़े वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला। तो फॉर्मूला क्या कहता था, तीनों का यूनियन जो कि 98 के इक्वल है, इज इक्वल टू तीनों का सम, तो 55 प्लस 62 प्लस 60, यहां पर तीनों का सम हो जाएगा 55 प्लस 62 प्लस 60, माइनस फिर दो दो के जो इंटरसेक्शन लिए थे उनको माइनस, तो माइनस में 25, माइनस में 30 और माइनस में 28। फिर प्लस आता था तीनों का इंटरसेक्शन, जो कि मुझे फाइंड करना है, जो कि मैंने एक्स मान लिया। इसको कर लो सॉल्व, तो ये मेरे पास बनेगा, ये हो गया टोटल 177, ये बन गया 177। तो 98 इज इक्वल टू 177 माइनस ये मेरे पास बन गया, कितना बन गया, ये 83 बन गया शायद, चेक करें एक बार, 8 और 5 13, एक बचा, ठीक है भाई 83 बनेगा, बिल्कुल सही बात है, प्लस एक्स। तो यहां से 177 में से जब मैं 83 को माइनस करता हूं तो 94 बचता है,
और 94, ये जब 94 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 98 माइनस 94, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था मेरा CDS 2018 का सेकंड पेपर। तो आपके पास यहां पर सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, इसको गौर से देख लें। फॉर्मूला, हाँ, ये जो दोनों फॉर्मूले थे ना, एक तो अपने एन ऑफ ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला किया था, एक हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, ये वाला फॉर्मूला है। तो इन दोनों फॉर्मूला को जरूर कर लें। वेन डायग्राम के 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं दो फॉर्मूले से हो जाएंगे, वेन डायग्राम के। तो हर क्वेश्चन में वेन डायग्राम के पैरेलल उसका फॉर्मूला जरूर करें, और फॉर्मूले और वेन डायग्राम को रिलेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो इसके लिए आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सीडीएस के पिछले 10 या 12 सालों के पेपर उठा लो, और सीएपीएफ के पिछले 10 सालों के पेपर उठा लो, सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ लो, वो आपके लिए काफी रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ करने की आपको फिलहाल इस टॉपिक के लिए जरूरत नहीं है। आपके पेपर में सिर्फ आसान क्वेश्चन आते हैं, और फिर भी अगर आप थोड़ा मुश्किल करना चाहते हो तो एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा सकते हो, और उसका लिंक आपकी जो शीट होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूं। एनडीए की पूरी शीट मेरे पास बनी हुई है, आप देख लेना उनमें से वेन डायग्राम के कौन कौन से क्वेश्चन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू भाई, जय हिंद।